13 जनवरी 2006 दोपहर 12:38 पर अर्जेंटीना के कैपिटल ब्यूनोस एरीज में पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। ये कॉल बैंको रियो बैंक से था और कॉल करने वाला शख्स काफी घबराया हुआ था। वो बताता है करीब 5 मास्क रोबर हथियारों के साथ बैंक में घुस चुके हैं और उन्होंने बैंक में मौजूद 23 एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को होस्टेज बना लिया है। ये सुनते ही पूरे पुलिस कंट्रोल रूम में हड़कंप मच जाता है। शहर के एक पोश इलाके में इस तरह की वारदात पुलिस की इमेज पर एक बड़ा धब्बा साबित हो सकती थी, इसीलिए पुलिस बिना एक भी सेकंड गवाए फौरन एक्शन लेती है। कुछ ही मिनटों में जिस सड़क पर खामोशी छाई हुई थी, पुलिस के सायरन्स और पुलिस की गाड़ियों की लाइन लग जाती है। देखते ही देखते 300 के करीब पुलिस ऑफिसर्स बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हाईली ट्रेंड मानी जाने वाली फाल्कन टीम भी शामिल थी। वहाँ पहुँचते ही भारी हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट और मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से लैस पुलिस और कमांडोज अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कुछ ही मिनटों में कुछ कमांडोज खामोशी से बैंक की छत पर उतार दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसपास की ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स अपना मोर्चा संभाल लेते हैं और स्नाइपर्स की राइफल्स का निशाना बैंक के एंट्री एग्जिट गेट पर टिक जाता है। इस हाई प्रोफाइल ड्रामे की खबर जैसे ही न्यूज चैनल्स को लगती है तो वहाँ चारों तरफ मीडिया की दर्जनों ओबी वैन्स और मीडिया के कैमरों का जाल बिछ जाता है। कुछ ही देर में पूरा अर्जेंटीना अपनी टीवी स्क्रीन पर चिपक जाता है। इस तरह कुछ ही मिनटों में एक खामोश सड़क पूरी तरह से टैक्टिकल वॉर जोन में बदल चुकी थी और अब सबकी नजरें उस बैंक पर टिकी हुई थी जिसके अंदर जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी। बैंक के अंदर हर गुजरते मिनट के साथ होस्टेजेस की जिंदगी पर खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लुटेरों ने हथियारों की नोक पर होस्टेजेस को जमीन पर लेटा रखा था। उनमें से एक रोबर जिसने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और किसी भी वक्त पुलिस उन पर सरप्राइज अटैक कर सकती है। ऐसे में पुलिस की तरफ से एक निगोशिएटर माइक्रोफोन के जरिए रोबर से बात करने की कोशिश करता है तो अंदर से वही ग्रे सूट वाला चोर रिस्पॉन्ड करता है। वो अपना नाम वॉल्टर बताता है और गुस्से में चिल्लाते हुए वार्निंग देता है कि छत पर तैनात स्नाइपर्स को फौरी हटा दिया जाए, वरना वो एक एक करके सभी होस्टेजेस को मारना शुरू कर देगा। पुलिस के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि कुछ साल पहले एक ऐसे ही होस्टेजेस सिचुएशन में पुलिस फायरिंग में रोबर्ट के साथ साथ होस्टेजेस भी मारे गए थे और वो पूरा मामला नेशनल स्कैंडल बन गया था। उस गलती को दोहराने का खतरा इस बार कोई भी नहीं लेना चाहता था। इसके बाद पुलिस उससे लगातार अपील करने लगती है कि वो और उसके साथी होस्टेजेस को छोड़ दें और बदले में उनकी सारी डिमांड मान ली जाएगी। वॉल्टर की आवाज में भी घबराहट अब साफ दिखाई दे रही थी। शुरू में तो वो थोड़ा घबराता है, लेकिन गुडविल दिखाते हुए वो बैंक के एक गार्ड को छोड़ देता है। बाहर आते ही गार्ड बैंक के अंदर की पूरी सूरत हाल पुलिस को बता देता है। वो गार्ड पुलिस को बताता है कि चोरों के पास अंदर बंदूकें और बॉम्ब है, लेकिन वो अब पुलिस को देखकर घबराए हुए हैं। इसके बाद रोबर्स पुलिस के कहने पर 2 और होस्टेजेस को रिलीज कर देते हैं। इससे पुलिस को लगता है कि ये लुटेरे वायलेंट नहीं है और सिचुएशन को पीसफुली रिजोल्व करना चाहते हैं। धीरे धीरे बातचीत का माहौल ऐसे बनने लगता है कि जैसे पुलिस के हजूम को देखकर रोबर्ट सरेंडर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी बातों से ही लग रहा था कि शायद उन्होंने ये रॉबरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुलिस को भी यकीन होने लगता है कि सिचुएशन अब पूरी उनके कंट्रोल में है और कुछ ही देर में वो रोबर्ट्स को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन तभी उन रोबर्ट्स की तरफ से एक ऐसी डिमांड की जाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो पुलिस से कहते हैं कि उनके लिए और होस्टेजेस के लिए बैंक के अंदर कुछ पिज्जाज और सॉफ्ट ड्रिंक भिजवाई जाए और तब तक वो सरेंडर की शर्तों पर बातचीत कर लेंगे। ये डिमांड काफी अजीब थी, क्योंकि चारों तरफ से हथियारों से लैस 300 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर से घिरे हुए रोबर्ट्स पिज्जा खाने के बारे में कैसे सोच सकते थे। लेकिन पुलिस उनकी डिमांड मान लेती है और 30-40 मिनट के अंदर पिज्जाज बैंक के अंदर भिजवा दिए जाते हैं। अब हाल ये था कि बाहर पुलिस हथियार ताने खड़ी थी और अंदर चोर और होस्टेजेस पिज्जा खा रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि एक वक्त पर रोबर्ट्स एक एम्प्लॉइज के लिए हैप्पी बर्थडे भी गाते हैं। उनके ऐसे बिहेवियर से पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये कोई खतरनाक चोर नहीं बल्कि भटके हुए लोग हैं जो जल्दी ही सरेंडर कर देंगे। पुलिस अब काफी हद तक रिलैक्स थी और उन्हें बस रोबर्ट्स के सरेंडर करने और होस्टेजेस को रिलीज किए जाने का इंतजार था। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद रोबर्ट्स की तरफ से जवाब आना अचानक बंद हो जाता है। पुलिस बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता और अब तक तो दोपहर भी शाम में बदल चुकी थी। पुलिस की परेशानी भी अब बढ़ने लगी थी। उन्हें डर था कि कहीं चोरों ने घबराहट में आकर होस्टेजेस को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। दूसरी तरफ मीडिया इस पूरे ऑपरेशन को लाइव दिखा रहा था और पूरे मुल्क की नजरें इस जगह पर टिकी हुई थी। बढ़ते हुए प्रेशर के बीच शाम के 7 बजे हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस की टीम एक जोरदार धमाके के साथ बैंक के अंदर धावा बोल देती है। उन्हें उम्मीद थी कि अंदर गोलियां चलेंगी या फिर लुटेरे सरेंडर करेंगे, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अंदर का नजारा देखकर पुलिस ऑफिसर्स के भी होश उड़ गए। जिस बैंक को पुलिस ने चारों तरफ से घेरे रखा था, वहीं बैंक के अंदर लुटेरों का नामो निशान भी नहीं था। सभी होस्टेजेस बिल्कुल सही सलामत थे और उन्हें एक खरोच तक भी नहीं आई थी, लेकिन चोरों का कोई अता पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। होस्टेजेस को हिफाजत से बाहर
बाहर निकालने के बाद पुलिस की पूरी टीम और डिटेक्टिव्स की एक स्पेशल यूनिट बैंक के चप्पे चप्पे की तलाशी में जुट जाती है। डिटेक्टिव सभी फ्लोर की तलाशी ले लेते हैं, लेकिन वहाँ से एक पैसा भी गायब नहीं होता और न ही किसी तरह की जबरदस्ती के निशान नजर आ रहे थे। ऐसे में ये सवाल आ रहा था कि अगर ये लुटेरे यहाँ से कुछ लेकर नहीं गए और न ही किसी होस्टेज को कोई नुकसान पहुँचाया तो वो यहाँ क्या करने आए थे। इसका जवाब जल्दी मिलने वाला था। जब डिटेक्टिव तलाशी लेते हुए बैंक की बेसमेंट में पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने जो कुछ देखा उसने पूरी टीम को सुन कर दिया। वहाँ की दीवारों पे मजबूत स्टील के सेफ डिपॉजिट लगे हुए थे, जिन्हें किसी एक्सपर्ट की तरह बड़ी सफाई से निशाना बनाया गया था। बैंक की इन तिजोरियों में रईस और वीआईपी लोगों की पुश्तैनी दौलत और बेशुमार खजाना भरा हुआ था। लुटेरों ने 400 में से 143 तिजोरियों को पूरी तरह से खाली कर दिया था और वहाँ से करीब $20 मिलियन का सामान लेकर बड़ी ही चालाकी से रफू चक्कर हो चुके थे। इन तिजोरियों को खाली देखकर पुलिस के पैरों तले से जमीन निकल गई, लेकिन असली धचका उन्हें तब लगता है जब उन्हें बड़े ही सलीके से फर्श पर रखी हुई टॉय गन दिखाई दी। ये देखकर पुलिस ऑफिसर शर्मिंदा थे कि जिस गिरोह ने घंटों तक पूरी गवर्नमेंट पूरी पुलिस फोर्सेस को नचाए रखा, उनके पास तो असली हथियार भी नहीं थे। वहाँ पर बॉम्ब पड़े हुए थे, वो भी नकली थे। वहाँ उन लुटेरों ने हैंड रिटन लेटर भी छोड़ा था, जिस पर उन्होंने मैसेज लिखा था, इन द नेबरहुड ऑफ रिच पीपल विदाउट वेपन्स और ग्रजेस, इट्स जस्ट मनी नॉट लव। पुलिस को भी अब समझ आ चुका था कि उनके साथ एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेला गया था। उन चालाक चोरों का मकसद कभी खून बहाना तो था ही नहीं, बल्कि उनका पूरा प्लान पुलिस को एक ऐसी उलझन, एक माइंड गेम में उलझाए रखना था जिससे उन्हें वहाँ पे चोरी करने और सीक्रेट रास्ते से भागने का टाइम मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि वो गए तो गए कहाँ। बैंक के हर दरवाजे पर तो पुलिस तैनात थी, चारों तरफ से घेराबंदी थी, लेकिन फिर भी वो कैसे गायब हो गए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब डिटेक्टिव ने बेसमेंट की गहराई से जांच की तो वहाँ उन्हें एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जहाँ उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। जहाँ पे सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस रखे हुए थे, उसकी पिछली दीवार में एक बड़ा सा होल बना हुआ था जो सीधा नीचे एक नाले की तरफ जाता था और उसका रास्ता बैंक के पास वाली सड़क पर खुलता था। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि जब ऊपर कुछ लुटेरे होस्टेजेस को बंदूकों की नोक पर पकड़कर पुलिस का टाइम बातों में और पिज्जा मंगवाने में जाया कर रहे थे, तब उसी दौरान उनकी दूसरी टीम आराम से बैंक लॉकर खाली कर रही थी और फिर उसी सीक्रेट टनल के रास्ते बाहर निकल गए। ये देखकर पुलिस, कमांडोज, डिटेक्टिव एक दूसरे को देखते रह गए। ये सदी की सबसे बड़ी और सबसे चालाक चोरी थी, जहां पुलिस बाहर खड़ी रही और चोर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए $20 मिलियन का माल लेकर फरार हो गए। इस हैरत अंगेज डकैती के बाद अर्जेंटीना की पुलिस और हुकूमत की इज्जत दांव पे लग चुकी थी, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ शुरू से ही खाली थे। उनके पास ना तो कोई चेहरा था, ना तो कोई पहचान थी, क्योंकि लुटेरों ने पूरी चोरी के दौरान चेहरे पर मास्क पहने रखे थे। फ्रांसिक टीम ने फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ भी रॉबर्स ने बड़ी चालाकी दिखाई थी। उन्होंने सैलून से इकट्ठा किए हुए नकली बाल पूरे बैंक में बिखेर दिए थे ताकि डीएनए सैंपल मिक्स हो जाए और जाँच और भी ज्यादा उलझ जाए। पुलिस ने बैंक और उसके आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन लुटेरों ने इतनी सफाई से काम किया था कि उनकी पहचान करना नामुमकिन लग रहा था कि तभी पुलिस के हाथ एक अहम लीड लगी, जब एक सिविल लाइन में उन्हें एक रबर की छोटी बोट दिखाई दी जिसे लुटेरे हड़बड़ी में छोड़ गए थे और उस बोट पर एक खास स्टोर का नाम था। इससे पुलिस को लगा कि शायद वो खरीदार तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें नाकामी हाथ लगी क्योंकि खरीदारी कैश में की गई थी। एक तरफ जहां पुलिस इन चोरों को ढूंढने में जुटी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना के टीवी चैनल्स पर चल रहे टॉक शो में अजीब सी बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग तो इस चोरी के खिलाफ थे, लेकिन कुछ लोग चोरों की तारीफ कर रहे थे और उनके फैन बन चुके थे। रेडियो शोज पर कॉल्स की बौछार आ गई और ताज्जुब की बात तो ये कि ज्यादातर लोग चोरों की सपोर्ट में बोल रहे थे। एक कॉलर ने तो ये तक कह दिया कि उन्होंने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लूटा है और वो हमारे लिए हीरोज हैं। देखते ही देखते टॉय गन्स इस चोरी का सिंबल बन गई। न्यूज़पेपर्स में ऐसी तस्वीरें छपी जहाँ पे फ्रांसिक टीमें बच्चों के खेलने वाली पिस्तौलें एविडेंस बैग में भर रही थी। पुलिस के ऊपर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अर्जेंटीना की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैन हंट शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में गुजर गए, पुलिस के हाथ ना तो चोर लगे और ना ही उनके खिलाफ कोई सुराग मिला। इन चोरों की चालाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शाम के 7 बजे पुलिस ने बैंक के अंदर धावा बोला था, तब तक न सिर्फ वो चोरी को अंजाम देकर निकल चुके थे, बल्कि उसी चोरी के ऑपरेशन को लाइव टीवी पर देख रहे थे। लेकिन आखिर इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ इस रॉबरी को कैसे अंजाम दिया गया? असल में इस हाइस्ट का मास्टरमाइंड कोई आम क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक
एक आर्टिस्ट फर्नांडो आरोजो था। फर्नांडो काफी क्रिएटिव और शार्प माइंडेड था, लेकिन उसका दिमाग अक्सर इलीगल एक्टिविटीज की तरफ दौड़ता था। उसके दिमाग में चोरी और डकैती के ख्याल किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह आते थे। पहली बार फर्नांडो के दिमाग में ये ख्याल 1999 में रमालो हाइस्ट के फेल होने के बाद आया था, जहां पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग के दौरान ढेरों लोग मारे गए थे। उसने सोचा क्यों न एक ऐसी डकैती की जाए जिसमें रत्ती भर भी वायलेंस ना हो। वो अपने इस काम को अंजाम देने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था। भले ही ये चोरी उसने 2006 में की, लेकिन इसकी तैयारी उसने 3 साल पहले ही 2003 में शुरू कर दी थी। चोरी के लिए उसने बैंको रियो को चुना, जहां शहर के बड़े बड़े रईसों का सोना और पैसा रखा जाता था। इसके बाद उसने बैंको रियो के पास एक घर किराए पर लिया और बैंक से कुछ दूर सीवेज टनल को एक्सप्लोर करने लगा। वो जानता था कि इतना बड़ा और पेचीदा काम वो अकेले अंजाम नहीं दे सकता। इस काम को अंजाम देने के लिए उसे एक ऐसी शख्स की जरूरत थी जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर ले और जिसके पास कमाल की टेक्निकल स्किल्स भी हों। तभी उसे अपने पुराने स्कूल के दोस्त सेबेस्टियन गार्सिया बोल्स्टर का ख्याल आया। सेबेस्टियन एक स्किल्ड मैकेनिक था जो मशीन्स के साथ कमाल का खेल जानता था। एक दिन फर्नांडो आरोजो ने उससे कहा, क्यों ना दोस्त ऐसा हो अगर हम बैंक लूटें और वहाँ से ऐसे निकलें कि पुलिस को कानो कान खबर भी ना हो। फर्नांडो की ये बात सुनकर सेबेस्टियन हैरान रह गया, लेकिन उसे लगा कि शायद वो ऐसे ही नशे में हवाई बातें कर रहा है। देखा जाए तो बचपन के दोस्त होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे। फर्नांडो जो कि एक फ्री स्पिरिट कलाकार था और वो हमेशा अजीबोगरीब कामों में लगा रहता था, तो वहीं सेबेस्टियन एक फैमिली मैन था जो कि कायदे कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी जीता था। लेकिन फर्नांडो जानता था कि सेबेस्टियन इस पूरे मिशन की बैकबोन हो सकता है। इसीलिए फर्नांडो ने सेबेस्टियन को धीरे धीरे इमोशनली और लॉजिकली इस मिशन की तरफ धकेलना शुरू किया। उस वक्त फर्नांडो अपने एक बहुत ही इमोशनली ब्रेकअप से गुजर रहा था। अपने अकेलेपन से बचने के लिए उसने अपने घर की खिड़कियों को पूरी तरह से काले रंग से पेंट कर दिया था, ताकि उसे दिन और रात का फर्क ही महसूस न हो और वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट सके। वो वहाँ पे हाई ग्रेड मैरिजुआना उगाता था और अपना सारा टाइम नशा करते और डकैतियों पर बनी फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री देखने में गुजारता था। वो घंटों तक इस बात पर स्टडी करता था कि पिछले लुटेरों ने कहाँ पे गलती की, ताकि वो अपनी चोरी को एक परफेक्ट चोरी में डिजाइन कर सके। उसे उम्मीद थी कि दोस्त को ऐसी हालत में देखकर सेबेस्टियन जरूर रजामंद हो जाएगा। फर्नांडो के पास सेबेस्टियन को मनाने के लिए एक और मजबूत वजह भी थी। उस वक्त अर्जेंटीना में कोरालितो नाम का एक बैंक क्राइसिस आया था, जिसमें लोगों को बैंक से अपने ही पैसे निकलवाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लाखों लोगों की सेविंग्स बैंक में फंस गई थी और आम लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह से उठ चुका था। सेबेस्टियन भी इस क्राइसिस का शिकार हुआ था। उसने अपनी फैमिली की सारी जमा पूंजी खो दी थी और उसके अंदर बैंकों के खिलाफ काफी गुस्सा था। फर्नांडो ने उसी गुस्से का इस्तेमाल किया और उसे यकीन दिलाया कि ये रॉबरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम से बदला लेने की भी होगी। जब उसे यकीन हुआ कि इस चोरी में किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और इस चोरी में असली हथियार भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, तो सेबेस्टियन इस चोरी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी प्लानिंग जिसने इस चोरी को सदी की सबसे बड़ी चोरी बना दिया। करीब 2 साल तक फर्नांडो ने हर छोटी बड़ी चीज पर काम किया। सबसे पहले उसने बैंक के स्ट्रक्चर को बड़ी बारीकी से समझा, सिविल लाइन के सीक्रेट मैप हासिल किए और एक 15 मीटर लंबी टनल बनाने का प्लान किया जो बैंक के वोल्ट को सीधे स्ट्रॉन्ग ड्रेन सिस्टम से जोड़ती थी। पूरे ऑपरेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया था। प्लान ये था कि पहली टीम बैंक के मेन गेट से अंदर घुसेगी, एम्प्लॉइज और कस्टमर को होस्टेज बनाएगी और पुलिस को निगोशिएशन में उलझाए रखेगी ताकि सबका ध्यान उन्हीं पर टिका रहे। वहीं दूसरी टीम सिविल लाइन के रास्ते टनल के रास्ते बैंक की बेसमेंट वोल्ट में घुसेगी और असली चोरी को अंजाम देगी। प्लान ये था कि सभी रोबर्स उस टनल के रास्ते वापस निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस बाहर खड़ी ये समझती रहेगी कि सारे चोर अभी भी अंदर ही हैं। इस प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए फर्नांडो ने बैंक के अंदर और बाहर महीनों तक रैकी की। मैनेजर से लेकर गार्ड तक हर एम्प्लॉइज की रूटीन, बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझा गया ताकि होस्टेज सिचुएशन में उनके रिएक्शन का अंदाजा पहले से लगाया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने टॉय गन में वेट डालकर उन्हें असली हथियार जैसा बना दिया ताकि किसी को शक तक न हो। हर चीज इतनी बारीकी से तैयार की गई थी कि ये एक रॉबरी नहीं बल्कि एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड ब्लूप्रिंट बनने वाला था। लेकिन इतने बड़े मिशन के लिए सिर्फ 2 लोग काफी नहीं थे। फर्नांडो को ऐसे मंझे हुए खिलाड़ियों की तलाश थी जो प्रेशर में भी सुकून से रह सकें। अपने कुछ कॉन्टैक्ट के जरिए रूबिन बेटो दालातोरे और डॉग से मिला। रूबिन और डॉग को इस तरह की चोरियों में महारत हासिल थी। ये दोनों 1980 और 1990 के मशहूर सुपर बांदा गैंग के मेंबर रह चुके थे। इसके बाद टीम में एंट्री हुई लोइस मारियो विटाटे सेलेंस्की, जिसे इस काम के लिए खास तौर पर चुना गया था। लोइस एक चालाक चोर होने के साथ साथ एक शानदार एक्टर भी था। यही आगे चलकर पुलिस को बातचीत में उलझाने वाला था। इसके अलावा इनके साथ एक ड्राइवर जिसका नाम जूलियन जेलो चवारिया था वो भी शामिल था, जो चोरी के बाद इन लोगों की भागने में मदद करने वाला था। चोरों के सिविल लाइन की टनल का मुंह सीधे सड़क पर खुलता था, इसीलिए अगर वो वहाँ से
से निकलते तो पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। इसी खतरे को टालने के लिए उन्होंने एक और चालाकी भरा प्लान बनाया। उन्होंने अपनी वैन के नीचे एक सुराख कर दिया और तय कर लिया कि भागते वक्त जूलियन सीधे उस वैन को उस ढक्कन के ऊपर खड़ा करेगा ताकि सभी रॉबर सिविल लाइन से निकलकर सीधे वैन में आ जाएं और बिना किसी की नजर में आए वहां से फरार हो सकें। अब प्लान तो पूरी तरह से तैयार था और सबसे जरूरी काम 15 मीटर लंबी टनल बनाने का था जो बैंक और सिविल लाइन को जोड़ सके। लेकिन उस टनल को तैयार करना इस प्लान का सबसे मुश्किल हिस्सा था, क्योंकि कुल्हाड़ी से छोटा सा सुराख करने में भी घंटों का टाइम लग रहा था। तो ऐसे में टनल खोदने के लिए 220 वोल्ट का जनरेटर और इलेक्ट्रोपन्यूमेटिक ड्रिल का इस्तेमाल किया गया। लगभग 1 साल तक वो सीवर के गंदे और बुदबूदार पानी में उतरते मशीनों और हाइड्रोलिक ड्रिल का इस्तेमाल करके सुरंग को खोदने की कोशिश करते, लेकिन बीच बीच में उनका प्लान बंद होने की कगार पर पहुंच गया। सीवर में अक्सर पानी का लेवल बढ़ जाता था जिससे उनका काम रुक जाता था। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उन्होंने सीवर के अंदर एक छोटा डैम बनाया जिससे पानी के बहाव को कंट्रोल किया जा सके और इस टनल में उन्हें रबर बोर्ड का इस्तेमाल करना था जिनके जरिए चोरी का माल बाहर लाया जा सके। इस तरह काफी मेहनत के बाद ये बैंक की बेसमेंट वॉल के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए जहां पे सेफ लॉकर रखे हुए थे। लंबी प्लानिंग के बाद आखिरकार 13 जनवरी 2006 का दिन इस चोरी के लिए चुना गया। उस दिन सुबह के 10 बजे ब्यूनोस एरीज में बैंक खुला और रोज की तरह इस बैंक में कस्टमर्स की भीड़ जमा होने लगी। कुछ देर के बाद फर्नांडो अपने 3 साथियों के साथ बैंक के मेन गेट से दाखिल हुआ, जबकि टीम का इंजीनियर सेबेस्टियन टनल के अंदर सिग्नल का इंतजार कर रहा था और बाहर वैन में बैठा जूलियन जेलो चेवारिया पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहा था। दोपहर के करीब 12:30 बजे प्लान का पहला हिस्सा शुरू हुआ। चोरों ने नकली हथियारों के दम पर 23 एम्प्लॉइज और बैंक में मौजूद कस्टमर्स को होस्टेज बना लिया और लोइस वॉल्टर बनकर पुलिस को अपनी बातों के जाल में उलझाने लगा। जैसे ही बैंक के अंदर से सेबेस्टियन को सिग्नल मिला वो बैंक की दीवार तोड़कर वोल्ट में घुस गया। इसके बाद सेबेस्टियन और फर्नांडो ने मिलकर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ड्रिल और हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से एक एक करके 143 सेफ्टी बॉक्सेस तोड़ दिए। इसके बाद सोने के बिस्किट, हीरे जवाहरात, कैश और करोड़ों के सामान को बोरों में भरकर इन्फ्लेटेबल बोट्स में लोड किया गया। ऊपर पिज्जा पार्टी, निगोशिएशन और मीडिया कवरेज के बीच पुलिस को ये लग रहा था कि वो चोरों को थका रहे हैं, लेकिन वो खुद जाल में फंस चुके थे। शाम के 4 बजे तक नीचे का पूरा काम खत्म हो चुका था। इसके बाद चोर टनल के रास्ते करीब 10 ब्लॉक्स दूर तक एक मैन हॉल में पहुंचे जहां जूलियन अपनी वैन के साथ इंतजार कर रहा था। सभी लूट का माल वहां से लेकर फरार हो गए। इसके करीब 3 घंटे बाद तक होस्टेजेस बेवजह अंदर पड़े रहे और पुलिस जो के बाहर इंतजार करती रही इस भ्रम में कि चोर अभी भी अंदर हैं। शाम 7 बजे जब पुलिस ने धमाके के साथ अंदर एंट्री ली तो उन्हें वहां सिर्फ डरे हुए होस्टेजेस मिले। लुटेरे, उनका खजाना और उनके असली चेहरे सब गायब थे। पुलिस की नाक के नीचे से $20 मिलियन की लूट हो चुकी थी और इसके अलावा अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बड़ी नॉन वायलेंट रॉबरी को अंजाम दे दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने उन चोरों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन चोर हाथ नहीं आ सके। कई हफ्तों तक सैकड़ों विटनेसेस और हजारों घंटे की सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना की सबसे बड़ी चोरी करने वाले वो चोर कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी जुर्म तब तक परफेक्ट होता है जब तक उसमें जज्बात शामिल ना हो। वो चोर पुलिस से तो बच निकले, लेकिन अपनों के धोखे से नहीं बच पाए। एक दिन एक औरत पुलिस के पास पहुंचती है और बताती है कि वो बैंको रियो हाइस्ट के बारे में जानती है। पुलिस को पहले तो यकीन ही नहीं होता कि जिन चोरों की तलाश में उन्होंने दिन रात एक कर दिए और कहीं से उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सका, तो फिर इस औरत को कैसे कुछ पता होगा। लेकिन उस औरत ने सबूत के तौर पर पुलिस वालों को एक ज्वेलरी दी जो चोरी हुए 143 सेफ डिपॉजिट में से थी। कमाल की बात ये थी कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि इस डकैती के मेन किरदारों में से एक की बीवी थी। रोबिन बेटो की बीवी थी जिसका नाम एलिशिया दी टूलियो था। दरअसल डकैती के बाद बेटो को जब करोड़ों का हिस्सा मिला तो उसने अपनी बीवी को धोखा देकर अपनी जवान और खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ भागने की प्लानिंग कर ली थी। और जब इस बात का उसकी बीवी को पता चला तो उसने पुलिस के सामने वो सब कुछ उगल दिया जिसका उसे पता था। बस फिर क्या था, इसके बाद पुलिस ने उसके शोहर बेटो को पकड़ा और फिर उसकी मदद से फर्नांडो को और बाकी चोरों को भी पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद जब ये मामला अर्जेंटीना की कोर्ट में पहुंचा तो अर्जेंटीना के सिस्टम के सामने एक बड़ी सिचुएशन खड़ी हो गई। प्रोसिक्यूशन इसे बहुत बड़ा खतरनाक जुर्म साबित करना चाहता था, लेकिन डिफेंस ने पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने कोर्ट में साबित कर दिया कि चोरी में इस्तेमाल होने वाली सभी गन्स नकली थी और किसी भी होस्टेज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। अर्जेंटीना के कानून के मुताबिक बिना हथियार के इसे आम रोबरी नहीं माना जा सकता था। इसी एक दलील ने चोरों की सजा को काफी हल्का कर दिया। फरवरी 2010 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मास्टरमाइंड फर्नांडो को 14 साल, सेबेस्टियन को 9 साल और पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते बेटो को 15 साल की सजा मिली, जबकि विटेट को भी लंबी जेल हुई। लेकिन इनकी
अच्छे बिहेवियर होने की वजह से इन्हें काफी साल पहले ही रिहा कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि इन्हें अवाम का एक बड़ा गिरोह इन्हें क्रिमिनल्स नहीं बल्कि हीरोज की तरह देखता था, क्योंकि उन्होंने बिना खून बहाए एक अमीर बैंक को लूटा था। इस हैरत अंगेज हेस्ट पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स और मूवीज बन चुकी हैं। जेल से रिहा होने के बाद खुद फर्नांडो फिल्मी लाइन में उतर गया। 2020 में रिलीज हुई मशहूर फिल्म द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी खुद फर्नांडो अरोजो ने ही लिखी है। इसके अलावा 2022 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री बैंक रॉबर द लास्ट ग्रेट हाइस्ट और रोडोल्फो पुलासियस की मशहूर किताब सिनार्मास नीर एंड कोर्स इसी रॉबरी से इंस्पायर्ड है। यहाँ तक कि कुछ लोग मनी हाइस्ट जैसे वर्ल्ड वाइड फेमस सीरीज मनी हाइस्ट को भी इसी चोरी से इंस्पायर्ड मानते हैं। इसके मेन कैरेक्टर प्रोफेसर का मुकाबला फर्नांडो से करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।